हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जाएंगे इंट्रोडक्शन टू टोबैको यूज डिसऑर्डर। ये साइकोपैथोलॉजी जो सिलेबस है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंट्रोडक्शन टू टोबैको यूज डिसऑर्डर, सो इसको हम आज देखेंगे। सो आज के क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ टोबैको यूज डिसऑर्डर, हेल्थ इफेक्ट्स और डायग्नोसिस कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंड ICD-10, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी, फ्यूचर डायरेक्शंस आल्सो टोबैको यूज डिसऑर्डर में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज टोबैको यूज डिसऑर्डर। सो टोबैको यूज डिसऑर्डर इज अ क्रॉनिक कंडीशन, बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन है, क्योंकि इसमें कंपल्सिव टोबैको कंजम्पशन होता है। आप देखते होंगे चेन स्मोकिंग होती है, बहुत ज्यादा, आप रोके नहीं रुकता है। तो ये जो आदत होती है, तो ये निकोटिन एडिक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, एंड हमारा पूरा बिहेवियर उस पर होता है। अगर हम कोई भी जरूरी काम भी कर रहे हैं तो हम निकोटिन पे उस पर रिलाई करते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं, एंड इट अफेक्ट्स अवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो डेफिनेशन यहाँ पे एक सामने क्लियर लिखा हुआ है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो DSM-5 में और ICD-10-11 में भी है कि इट इज डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया इंक्लूडिंग परसिस्टेंट टोबैको यूज डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन और उसके बारे में हमें पता भी है। इवन जो निकोटिन जो यूज होते हैं तंबाकू, और इस पे बहुत उसमें फोटोज बने होते हैं कैंसर के, स्टिल एवरीबडी इज यूजिंग, हु इज यूजिंग, क्रेविंग होती है, तो बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। और विड्रॉवल सिम्टम्स, जैसे अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाता है, और अगर कुछ छोड़ता भी है तो कुछ दिनों के बाद फिर से उसको वो कंजम्पशन होने लगने लगता है। तो दैट इज व्हाट टोबैको यूज डिसऑर्डर। प्रिविलेंस और डेमोग्राफीज देखें तो ये 25 to 44 ईयर्स के बीच में बहुत ज्यादा है आजकल, तो कम उम्र में भी है, बट 25 to 44 मेल्स में ज्यादा पाया गया है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में ज्यादा पाया गया है अभी तक। लेकिन अब ये हर जगह प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर हिस्ट्री की बात देखें तो टोबैको जो है 6000 ईयर्स बैक से शुरू हुआ था। उसकी हिस्ट्री मिलती है कि अमेरिकन ने हु यूज इट फॉर सेरेमोनियल एंड मेडिसिनल पर्पस के लिए शुरू किया था, लेकिन बाद में बहुत ही ग्लोबल स्प्रेड हो गया पूरे वर्ल्ड में। और सोसाइटल परसेप्शन भी बहुत चेंज हुआ है। इवन जो यंगस्टर्स है वो इसको पीना बहुत शान मानते हैं, ठीक है, और हेल्थ रिस्क भी इसकी बहुत है। और हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन स्टिल सोशल स्टिग्मा भी है कि जो अगर टोबैको नहीं लेते हैं, इवन खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, तो वो बहुत ही नीचे नजरों से देखते हैं। तो कई तरीके की स्टिग्मा है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में आ रही है। तो की रेगुलेटरी माइलस्टोन्स की बात करें तो ये 1964 में सर्जन जनरल रिपोर्ट जो है वो स्मोकिंग हेल्थ रिस्क से रिलेट हुआ। 1998 में टोबैको मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट भी हुआ, और रिसेंट FDA रेगुलेशंस भी आया हुआ है टोबैको प्रोडक्ट मार्केटिंग के ऊपर। कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो निकोटिन एडिक्शन मैकेनिज्म क्या होती है कि इसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि डोपामिन, जो कि हैप्पीनेस हार्मोन है, ये रिलीज करता है, जो कि ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को इग्नाइट करता है। सो ये जो है सिगरेट पीते हैं या निकोटिन या लेते हैं हम ज्यादा, तो ये एडिक्शन भी, एडिक्टिव बिहेवियर को रेनफोर्स करता है, और इस तरह हम उस पर डिपेंड होने लगते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी देखें तो इट इन्फ्लुएंस निकोटिन एडिक्शन बाय अफेक्टिंग ब्रेन रिसेप्टर्स। जो भी हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं जो डोपामिन को रेगुलेट करते हैं, कुछ लोगों में जेनेटिकली, जैसे खासकर अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन फादर, वो अगर निकोटिन ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों में ही जेनेटिकली ये लोग ज्यादा प्रोन हो जाते हैं एडिक्शन के लिए। नाउ ब्रेन केमिस्ट्री एंड रिवॉर्ड सिस्टम, निकोटिन अल्टर्स ब्रेन केमिस्ट्री, जो नॉर्मल ब्रेन केमिस्ट्री है उसको बिल्कुल अल्टर कर देती है। दे स्टिमुलेट डोपामिन रिलीज इन द रिवॉर्ड सिस्टम, रेनफोर्स करते हैं टोबैको यूज को, और देखने के साथ ही उनको तलब हो जाती है एक तरीके से कि हमें टोबैको लेना है। सो बेसिकली डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और सेंसेशंस एंड क्रेविंग साइकिल्स डेवलप हो जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर्स की बात करें तो पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। सोशल नॉर्म्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स खासकर हैं या ऑफिस में हैं, तो सारे लोग अगर सिगरेट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ नॉर्मलाइज स्मोकिंग बिहेवियर। तो इसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फैमिली कल्चर इम्पैक्ट भी होता है, फैमिली में अगर बहुत ज्यादा फादर या मदर टोबैको यूजर हैं, ऑब्वियसली बच्चों में भी होता है। कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चर सोसाइटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट डालती है। मार्केटिंग मीडिया इन्फ्लुएंस भी है कि अगर आप देखिए मूवीज में देखिए सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं एंड दे आर डांसिंग एंड एवरीथिंग, तो उनको बहुत कूल लगता है। मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है इसमें, वो ग्लैमराइज करते हैं टोबैको यूज को। तो इसकी वजह से जो नहीं लेते हैं, जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, उन पे बहुत ज्यादा मेंटल इफेक्ट होता है। हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स होता है, लंग कैंसर तक हो जाता है, इरिटेशन। और खासकर एक और चीज है कि अगर आप नहीं भी पी रहे, आप पी भी रहे हैं, तो अपने आसपास फैमिली मेंबर्स, उनको भी आप
इनडायरेक्ट स्मोकिंग करवा रहे हो। तो इसलिए ये इम्पेयर करते हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ आपकी भी और आपके आस-पास रहने वालों की भी। कार्डियोवास्कुलर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होता है। तो इस तरीके की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ और हार्ट अटैक डिजीज़ेज़ भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखें तो मूड स्विंग्स होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, निकोटिन एडिक्शन जो होता है वो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देती है, विथड्रॉवल सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई अगर छोड़ना चाहे तो, और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग भी इफ़ेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क की बात करें तो कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ऑब्वियसली इट्स रिलेटेड टू लंग्स एंड ऑल, इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी और प्रेगनेंसी में भी, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो स्मोकिंग कर रही है तो ऑब्वियसली जो भी इल इफेक्ट्स उसमें हो रहे हैं, हार्ट रेट एंड अदर थिंग्स, वो सीधे बच्चों पे इफेक्ट डाल रही है। डायग्नोसिस एंड असेसमेंट की बात करें तो इसका क्लिनिकल टूल्स और टेक्निक्स हम देखते हैं, क्वेश्चनेयर और सर्वेज करते हैं, और लैब टेस्ट करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग टोबैको यूज डिसऑर्डर। सिवियरिटी और स्टेजिंग की बात करें तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर यूज डिसऑर्डर है। माइल्ड यूज हो गया कि 2-3 क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मॉडरेट 4-5 और सिवियर मीट 6 और मोर, इंडिकेटिंग इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, सिवियरिटी एंड इम्पेयरमेंट इन डेली फंक्शनिंग। कॉर्मोबेट कंडीशन की बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, और वो इम्पैक्ट करती है सिवियरिटी एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पे। हमारा डेली फंक्शनिंग भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और हम डेली काम जो होता है, हिंडरिंग वर्क परफॉर्मेंस, आप वर्क परफॉर्मेंस आपका बहुत अफेक्ट होता है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऑफ कोर्स वी चेंज अवर थिंकिंग, वी चेंज अवर एनवायरनमेंट एंड वी चेंज अवर बिहेवियर। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, अगर इसमें हम इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी भी देते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स भी देते हैं, काउंसलिंग सेशंस करते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी एंड वर्क प्लेस पे भी। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें ऐसे ड्रग्स दी जाती हैं जो कि जैसे ही कोई निकोटिन लेता है तो वोमिटिंग सेंसेशन एंड अदर चीजें उसको फील होने लगती है। बहुत सारे गम्स, च्युइंगम्स आते हैं, पैचेस आते हैं, जो कि निकोटिन हैबिट को छोड़ने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन हम देते हैं। इमर्जिंग थेरापीज में आप आ जाइए तो इसमें बहुत सारे वैक्सीन बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, जो अभी उस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, एंड इट इज नॉट वेरी मच कॉमन ऑल्सो। प्रिवेंशन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन में एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑफ कोर्स हम शुरुआत से ही बच्चों बच्चों से ही इसके इल इफेक्ट्स को हम अवेयर करते हैं कि ये बहुत ही क्या क्या इसके इल इफेक्ट्स होते हैं निकोटिन के, और ट्रिगर्स एंड क्रेविंग्स को मैनेज करने में ऐसी चीजों का यूज करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स यूज करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स, ऑफ कोर्स कुछ दवाइयां भी जो होती है जो क्रेविंग्स को कम करती हैं, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्ट्रेटेजीज में जो छोड़ चुके होते हैं निकोटिन, वो दोबारा उनको नहीं हो जाए, रेगुलर फॉलो अप्स और मेडिसिन और बिहेवियर थेरापीज को हम लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करते हैं। टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज भी बने हैं, टैक्सेशन बहुत ज्यादा, टैक्स बहुत है, स्मोक फ्री लॉज भी है, कई जगह होते हैं कि स्मोक फ्री जोन बनता है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इसमें हेल्प कर रहा है अवेयरनेस के लिए, और कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हम इंक्लूड करते हैं। कम्युनिटी में लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम उनसे सपोर्ट लेते हैं, और एक्सेसिबिलिटी एंड एंगेजमेंट में बहुत इन्वॉल्व करते हैं उनको, कि जो टारगेट पॉपुलेशन है उनमें अवेयरनेस। फ्यूचर डायरेक्शंस एंड रिसर्च की बात करें तो फ्यूचर डायरेक्शंस में है कि न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्च बहुत जरूरी है, कि कैसे इम्पैक्ट होता है, और जेनेटिक मार्कर्स क्या है, कि जिसमें अगर टोबैको एडिक्शन है तो कैसे वो आगे आने वाली पीढ़ियों को अफेक्ट करता है। जेनेटिक स्टडीज भी जो हैं वो उस पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, और ये बहुत जो है पोटेंशियल वाला इलाका है, क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देने के लिए हमें जेनेटिक कंपोजिशन को जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे इनोवेशंस ट्रीटमेंट में आ गए हैं, डिजिटल एंड मोबाइल हेल्थ टूल्स आ गए हैं, जो कि हमें क्विट करने में बहुत हेल्प करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच भी हम करते हैं डॉक्टर्स की हेल्प के साथ और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ, जो कि पूरी तरीके से असेस करते हैं जेनेटिक एंड बिहेवियरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जो कि इसको बूस्ट करते हैं, टोबैको यूज के लिए। तो इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करके फिर हम बिहेवियर थेरेपी देते हैं, और उसके बाद हम क्विट करने में बहुत हेल्प करते हैं। चैलेंजेस क्या है? बहुत कितना भी आप अवेयरनेस कर लो, इमर्जिंग टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और हेल्थ डिस्पैरिटीज भी जो है, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैरियर्स जो है वो भी बहुत अफेक्ट। थैंक यू।